तो दोस्तों अब हम लास्ट के दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉस्ट कंसेप्ट एंड कंजर्वेटिव कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी एसेट आपके पास में हो उसे आप कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करिए अपने स्टेटमेंट और अकाउंट्स में। ये कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी एसेट हमारे पास है वो हमें रिकॉर्ड करनी है कॉस्ट के कंसेप्ट पे, और यही कॉस्ट, याद रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, यही कॉस्ट होगा बेसिस हमारे बाकी सारे रिकॉर्ड्स का। अब ये क्या बात हुई? बात ये है, अकाउंटेंट्स कह रहे हैं या गैप कह रहा है कि हम किसी भी एसेट को मार्केट वैल्यू और कॉस्ट पे असेस करते हैं। ठीक है, कि हमने मान लीजिए मैंने लैंड खरीदी, ठीक है, 1 लाख रुपए की। उसके बाद में क्या हुआ कि टाइम बीतता गया, अब जैसे कि कोरोना आ गया तो लैंड की जो प्राइसिंग है वो और कम हो गई है। तो मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए की लैंड खरीदी थी, आज कोरोना की वजह से उसकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो 50,000 पे आ गई है। ठीक है, तो अब मैं किस पे रिकॉर्ड करूँ? मैं 50,000 पे रिकॉर्ड करूँ या फिर मैं उसको 1 लाख पे रिकॉर्ड करूँ? तो गैप ये कहता है कि आपने जो भी एसेट खरीदी है उस एसेट का वैल्यूएशन आप कॉस्ट पे करेंगे। 1 लाख रुपीज़ की कॉस्ट मेरी लगी थी जब मैंने 1 साल पहले वो लैंड, बिल्डिंग या कोई भी एसेट खरीदी थी। आज उसकी, अब जब मैं उसका वैल्यूएशन करूँगी, कैसे वैल्यूएशन करूँगी? डेप्रीशिएशन करूँगी। जब मैं उसका डेप्रीशिएशन निकाल दूँगी उसके बाद उसकी वैल्यू लिखूँगी, तो जो मैं डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करूँगी ना, वो मैं इसी कॉस्ट पे कैलकुलेट करूँगी। यस, मैं मार्केट प्राइस को कंसिडर नहीं करूँगी क्योंकि मार्केट प्राइस इज कीप ऑन चेंजिंग ऑल द टाइम। So they are saying to identify the actual position of your value, of your asset, you are required to calculate the value on cost price. तो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक लैंड है जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ है। अब मार्केट प्राइस चाहे 2 लाख रुपए हो या 90,000 रुपये या 50,000 हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप उस पर वैल्यू नहीं करेंगे, आप 1 लाख रुपए पे वैल्यूएशन करेंगे। नहीं तो आपका जो बैलेंस है वो चेंज होता रहेगा हर साल, क्योंकि हर साल उसकी वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज होगी। तो आपको कॉस्ट को असाइन करना है उस साल के लिए, तभी आप एक्चुअल पोजीशन बता पाएंगे अकाउंट्स की। तो आपकी जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए हुई। अब मार्केट प्राइस कुछ भी हो, आपको सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड्स के लिए यानी डेप्रिशिएशन जो कैलकुलेट आप करेंगे वो आप कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। आप कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे बाद में, WDP, रिटन डाउन वैल्यू मेथड होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, और बहुत सारे सिंकिंग फंड और बहुत सारे होंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ये सारे, ये कंसेप्ट ये कहता है कि आपको कॉस्टिंग देखनी है, दैट्स इट। कोई भी एसेट आप खरीदते हैं उसकी आप जो वैल्यूएशन करेंगे वो कैश कॉस्ट पे करेंगे। फिर आता है क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यूज कीप ऑन चेंजिंग, और ये सबसे ज़्यादा फीजिबल है। मान लीजिए आप मार्केट वैल्यू पे वैल्यूएशन करते हैं तो वो बदलती रहेगी और आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ। तो आपको कॉस्ट कंसिस्टेंसी रखने के लिए कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए, और ये ऑब्जेक्टिव है। अब बात ये आती है, कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये रेलेवेंट नहीं, आपने अगर 1 लाख रुपए की ज़मीन दिखाई लेकिन अब प्रॉब्लम की वजह से 50,000 की, तो क्या ये फिजिबल है? क्या ये लॉजिकल है? क्या ये रेलेवेंट है? तो इस पे अकाउंट्स या गैप ने कहा है कि आप अपने डिस्क्रिप्शन पे काम कर सकते हैं, लेकिन गैप यही कहता है कि आपको कॉस्टिंग के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि कोरोना जब चला जाएगा और सिचुएशन थोड़ी ठीक होगी तो हो सकता है यही वैल्यू बढ़ जाए, तो आपकी बदलते थोड़ी ना रहेंगे अपनी कॉस्ट को, आपको एक्चुअल पिक्चर मिलेगी नहीं। तो आपको कॉस्ट पे ही सारा कुछ दिखाना चाहिए ताकि आप एक कंसिस्टेंसी रख सकें अपने अकाउंट्स में। अब आती है नेक्स्ट और लास्ट, कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच, जैसा कि हम नाम से ही जान पा रहे हैं कि ये कंसेप्ट कहती है कि आप जो भी बिजनेस करते हो ना वो आप सेफ प्ले करो। आप किसी भी इनकम को तब तक इनकम मत मानो जब तक कि वो आपको एक्चुअली में मिल ना जाए। किसी भी एक्सपेंस के लिए, या फिर हो सकता है कि वो एक्सपेंस हो जाए, उसके लिए आप पहले से प्रोविजन बना के चलो, तो सेफ प्ले करो। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम सेफ प्ले कैसे करते हैं।
स्टॉक का वैल्यूएशन जब भी हम अकाउंट्स में करते हैं तो हम मार्केट प्राइस या कॉस्ट विच एवर इज़ लेस उस पर हम वैल्यूएशन करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा हो सकती है लेकिन एक्चुअल में हमें कितना मिलेगा उस पर डिफर करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये कंजर्वेटिव हैं अपनी अप्रोच को लेके कि भैया जब तक आपको रेवेन्यू एक्चुअल में ना मिल जाए उसे रेवेन्यू मत मानो, और एक्सपेंस के लिए हमेशा से तैयारी करके रखो कि हमारा ये एक्सपेंस या लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है, तो उसके लिए आप पहले से पुख्ता व्यवस्था करके रखिए। तो अब पहला है स्टॉक वैल्यूएशन, जो भी वैल्यू लेस होगी उस पर हम स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, न कि हम उसे इन्फ्लेट करके दिखाएंगे कि जी हमारा स्टॉक तो बहुत सारा है, वाकई में हमें कितना मिलेगा वो हमें पता नहीं। तो आपको हमेशा प्रोविजन करना है। इसी तरह से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब ये बैड डेट्स क्या है, मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे देती हूँ। बैड डेट्स होते हैं कि जो डेटर्स जिनको हमने क्रेडिट पे सेल किया था, मान लीजिए कि उन्होंने अपनी बिल का पेमेंट भी नहीं किया और हमें कैश भी नहीं दिया, ऐसा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक प्रोविज़न बनाकर थोड़ा सा अमाउंट जो कंसिडरेबल होगा वो उसका हम एक प्रोविज़न बना लेंगे। प्रोविज़न और रिजर्व दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, हम बाद में पढ़ेंगे। प्रोविज़न बनाकर रखते हैं कि जी अगर इफ़ इन केस हमारे डेटर्स हमें पेमेंट ना करें तो हमें अचानक से प्रॉब्लम ना हो और हम इस प्रोविज़न में से वो अमाउंट विड्रॉ करें। ठीक है। इसके अलावा तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच है कि वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर द कंटिजेंसीज। फिर आता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन के लिए आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, 50,000 की मेरी फर्नीचर है, नेक्स्ट ईयर मैं उस पर मान लीजिए 10% डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ, तो 50,000 का 10% होता है 5,000। तो मैं जब नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू कंसिडर करूँगी तो वो मैं 45,000 उसकी वैल्यू कंसिडर करूँगी, यानी उसकी वैल्यू राइट डाउन हो गई, यानी डिक्रीज हो गई है। ऑब्वियसली बात है, वेयर एंड टेयर होता है किसी भी एसेट में, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये रिटन डाउन वैल्यू अप्रोच कहती है कि आपने अपनी जो असेट है उसकी नेक्स्ट ईयर जो वैल्यू अप्लाई करी है या जो वैल्यू कैलकुलेट करी है दैट इज लेस, सो रिटन डाउन हो गई। तो हम ये फिर से प्रोविजन करते हैं कि मान लीजिए वाकई में मार्केट प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अगर कम होगा तो हमारे पास प्रोविजन है, हमारी बुक्स भी कम ही दिखा रही है। इसके अलावा नॉट राइटिंग डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्होंने हमें क्रेडिट पे सामान दिया है या सप्लाई दी है, उन्हें हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो हम इसका कुछ भी नोट नहीं करते कि वो हमें डिस्काउंट दे सकते हैं, वो हमें दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। पर मान लो अगर नहीं दिया तो हमारे पास इतने फंड्स होने चाहिए कि हम उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट कर सकें। अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव अप्रोच। मान लो नहीं दिया तो वी शुड बी रेडी फॉर आवर फ्यूचर कंटिजेंसीज और द फ्यूचर पेमेंट्स। दिस इज इट। सो हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। मैं आशा करती हूँ ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से आ गए होंगे। अगर आप कोई भी कंफ्यूजन जानते हैं या आपको कुछ प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन अराइज होता है आपके माइंड में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं फॉर श्योर उनका जवाब दूंगी। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपके साथ पढ़ रहे होंगे और उनको भी ये कंसेप्ट हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी आती हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए बाय बाय।